सो हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है फंडामेंटल राइट्स 20 मिनट के अंदर कैसे हम उसको पूरा जान सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर पढ़ेंगे, क्या क्या होगा, क्या क्या होता है, जल्दी से हम जान लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट में माना जाता है कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। तो हमें इतना ही जानना है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आखिर क्या क्या कहता है, सिंपल सा है ना, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इट्स जस्ट इन्फॉर्मेटिक एनालाइजर नहीं बनना है हमको, क्योंकि हमें यूपीएससी 2026 निकालना है एनी हाउ, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 12 के बारे में जानते हैं कि आर्टिकल 12 आखिर कहता क्या है। आर्टिकल 12 आखिर क्या कहता है? आर्टिकल 12 में कुछ बताया नहीं गया, बस बताया कि स्टेट डिफाइन करता है। स्टेट, हाँ, कि स्टेट में क्या क्या आएगा। तो स्टेट में जैसे इसने बताया है कि भाई इसमें गवर्नमेंट आती है, जो हमारी सरकार होती है वो आती है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर और दूसरा होता है पार्लियामेंट इसके अंदर आता है। जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, स्टेट के लेजिस्लेचर्स जो होते हैं इसके अंदर आते हैं। जो लोकल अथॉरिटीज बॉडी होती है वो इसके अंदर आती है। अब ये सब क्या है क्या नहीं है, जब लोकल के बारे में बात करेंगे, स्टेट के बारे में बात करेंगे, पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, तब हम ये सब जान जाएंगे। अभी जान जाइए कि सिर्फ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़ और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो बॉडीज़ होती हैं वो इसके अंदर आती है। ये सब क्या है, ये आर्टिकल 12 बताता है कि भाई एक स्टेट आखिर बनता है कैसे, क्योंकि हमारे पास एक गवर्नमेंट है, एक पार्लियामेंट है, एक स्टेट लेजिस्लेचर है और लोकल अथॉरिटीज बॉडीज और पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। ये सब मिलकर एक स्टेट बनाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्या होता है? आर्टिकल 13 में कुछ होता होगा। जी हाँ, आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ इन कंसिस्टेंसी विथ ए फंडामेंटल राइट्स आर वर्ड, मतलब फंडामेंटल राइट्स को एक जुडिशियल रिव्यू चाहिए। भाई अगर मैं फंडामेंटल राइट्स बता रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर कोई देख रेख करने वाला तो होना चाहिए। तो वही बताता है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमेशा एक जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। ये आर्टिकल 13 बताता है। ठीक है, अब इसके बाद से मेन आर्टिकल शुरू होते हैं। जैसे कहता है ना कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात किया गया है। जी हाँ, 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात किया गया है, सबको पता है। अब आर्टिकल 14 क्या है, सिंपल सच मान लीजिए कि आर्टिकल 14 हमसे कहना क्या चाहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ से पहले, अगर मैं कोई कानून बना रहा हूँ उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए। जब कानून बने ये ना देखे कि कौन ऊँचे कौन नीचे, नहीं, उससे पहले इक्वलिटी को हमको देखना पड़ेगा। और दूसरा ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, मतलब जितने भी आदमी हैं, जैसे जितने भी इस स्टेट के अंदर आदमी, स्टेट मतलब इंडिया के अंदर आदमी है, हमारे सिटीजनशिप, आदमी क्या बोल रहे हैं, सिटीजनशिप, ये जितने भी सिटीजनशिप है इनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, किसका, लॉ का, ऐसा। ठीक है, ये सिंपल सा है कि इक्वल लॉ की इक्वलिटी होगी लॉ बनने से पहले, और जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स होंगे उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। ये आर्टिकल 14 कह रहा है। तो अब आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये भी कुछ कहता होगा। हाँ, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, हमें जो ये भेदभाव है ना इसको रोकना है, ख़त्म करने का नहीं बताया गया, इसको रोकना है। हम इसको नहीं कर सकते। किस बेस पे रोकना है? अगर कोई हमको ग्राउंड के बेस पे, मतलब किस ग्राउंड के बेस पे हमको रोकना है, ये हमसे पूछना चाहता है। ग्राउंड मतलब रिलीजन, कोई हमारे धर्म को लेकर हमें नीचे गिराएगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम किस रेस से हैं, किस जाति से हैं, वो करेगा नहीं। हम किस कास्ट से हैं ना, उसमें भी कोई करेगा। या हम मेल हैं या फीमेल हैं या बीच के हैं, इससे भी कोई हमें जज नहीं कर सकता, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। या हम कौन से जगह पे पैदा हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेस पे हमें कोई, जस्ट सेकंड, ये क्या चालू हो गया, हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ पे, तो इन सब चीज़ों पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी था, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के बारे में था। आर्टिकल 16 सिंपल सा, ये भाई एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। एक स्टेप कैसे कि जैसे पहला आर्टिकल 14 बताया कि इक्वलिटी कैसे होगा, आर्टिकल 15 बताया कि डिस्क्रिमिनेशन रोकना है। अब ये था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी होनी चाहिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। जी हाँ, इसमें एक्सेप्शन लगा दिया। एक एक्सेप्शन ये था कि रिजर्वेशन, कहा गया कि रिजर्वेशन इसलिए है ताकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं ना वो क्या हो सके, आगे आ सके, बैकवर्ड क्लास के लोगों को मौका मिले, चांस मिले, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है। तो भाई रिसोर्सेज कम है तो जाहिर सी बात है उनका परफॉर्मेंस कम होगा। तो थोड़े से परफॉर्मेंस में वो एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो भी जहाँ जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं वहाँ पे उनको जगह मिल जाए, इसलिए यहाँ पे एक रिजर्वेशन का एक एक्सेप्शन रखा गया। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 का सिंपल सा ये भाई कि जो ये हमको एबोलिश करना है, किस चीज़ की एबोलिश करनी है भाई? ऐसा क्या है कि हमको एबोलिश करना है? एबोलिश करना है हमको अनटचेबिलिटी को।
अनटचेबिलिटी, हाँ मतलब ये जो छुआछूत है ना भाई, ये ऐसा है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, या ऐसे ये ऐसा दिखता है, तो अनटचेबिलिटी को हमको रोकना ही आर्टिकल 17 कहता है। कोई ज़्यादा तक पूछा नहीं गया। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? आर्टिकल 18 कहता है कि भाई हमें एबोलिश करना है टाइटल, एबोलिश करना है, यहाँ पे भी एबोलिश करना है। तो 17 और 18 दोनों क्या ख़त्म करने की बात कर रहा है, एबोलिश करना है टाइटल। टाइटल कैसा? टाइटल की वजह से कि हम पंडित, कोई पंडित का टाइटल लगा के चलता है, कहता है मैं राजपूत, राजपूत का टाइटल लगा के चलता है, मतलब कोई भी ऐसा अपना टाइटल लगा के चलता है ना अपने नाम के आगे, वो टाइटल को हमें नेगलेक्ट कर देना है। हाँ, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा? एक्सेप्शन ऐसा कि अगर कोई मिलिट्री, किसी को मिलिट्री या फिर एकेडमिक ऑनर मिला है ना, तो वो अपना उस नाम के आगे लगा सकते। जैसे कि मैंने PhD किया है तो मैं डॉक्टर का टैग लगा के चलूँगा, ऐसे करके कोई भी हम एकेडमिक या मिलिट्री टैग लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 19 बताता है, सॉरी 18 बताता है। अब हम यहाँ तक राइट टू इक्वलिटी ख़त्म हो गई। अब शुरू होगा राइट टू फ्रीडम। ये कहाँ से शुरू है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 क्या कहता है? तो आर्टिकल 19 कहता है भाई हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम, जी हाँ, हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। किस चीज़ का फ्रीडम भाई? तुम्हें किस चीज़ की फ्रीडम की ज़रूरत है? फ्रीडम बोलने का फ्रीडम, ये ना कि मैं सोच सोच के बोलूँ ये बोलना है, ये नहीं बोलना है ना, मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकता हूँ। दूसरा असेंबली, मुझे कहीं किसी मतलब ग्रुप में बनाना है, कुछ NGO बनाना है या सब कुछ करना है तो मैं असेंबली कर सकता हूँ। मुझे कोई एसोसिएशन बनाना है ना तो मैं एसोसिएशन भी बना सकता हूँ, ऐसा मुझे चाहिए। मुझे कोई मूवमेंट चालू करने में देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सरकार की नज़र नहीं जा रही तो मैं मूवमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे कोई रेसिडेंस बनाना है, कहीं मुझे रहना है और मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना घर और सब कुछ बना लूँ, तो भाई ये मैं वहाँ पे अपना घर भी, रेसिडेंस भी बना सकता हूँ। दूसरा, मुझे चाहिए प्रोफेशन, मेरा चॉइस है कि मैं कौन सा टाइप का नौकरी करूँगा, ये प्रोफेशन मैं चुन सकता हूँ। तो ठीक है, आर्टिकल 19 में इतने सारे फ्रीडम की बात की गई है। ओके, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? आर्टिकल 20 में सिंपल सा हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें राइट है। किस चीज़ का राइट है? राइट है कि हम अपनी ज़िंदगी को, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी हमें चाहिए। कैसे टाइप की पर्सनल लिबर्टी होती है भाई? मतलब हमें जीने का हक है, कोई हमारी ज़िंदगी अपने एक्सपेरिमेंट या अपने हैप्पीनेस या अपने यूज के लिए हमारी लाइफ को यूज नहीं कर सकता। तो हमारी ज़िंदगी हमारी है, हम जैसे चाहें वैसे करेंगे। हमारे पास पर्सनल लिबर्टी भी होनी चाहिए। पर्सनल लिबर्टी मतलब हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग, हम अपनी ज़िंदगी को, हम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये ना कि हम मतलब, हाँ ये नहीं कि हमने हमारे पर्सनल लिबर्टी की वजह से किसी और की लिबर्टी पे असर हो रहा है, तो ये सब नहीं होगा। हाँ, हम कुछ किसी को असर नहीं कर रहा, तो ठीक है भाई, पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। दूसरा, ये तो आर्टिकल 20 था। अब आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि, सॉरी थोड़ा मेरा गलत हो गया, सॉरी ये जो मैंने अभी ऊपर का बताया ना आपको, ये वाला आर्टिकल 20, ये 21 है। आर्टिकल 21 में बताया गया है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 का अलग है, प्रोटेक्शन है। अगर इसमें प्रोटेक्शन की बात की गई है, देखिए बिना देखे बोल रहा हूँ तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जितना मुझे आता है क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम ही देने वाला हूँ, तो अपने आप से प्रिपरेशन कर रहा हूँ AI की हेल्प से। अपने पास कहाँ पैसा है कि मतलब इतना किसी को फीस देंगे और उसके बाद पढ़ेंगे ना, और फिर टाइम वेस्ट भी है। मुझे फटाफट हर एक टॉपिक्स क्लियर करने हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन। अब ये क्या होता है? प्रोटेक्शन आर्बिट्री एक्शन, या फिर इसको हम एक टाइप के, उसमें एक वर्ड लिखा गया, कन्विक्शन भी लिखा गया, ये है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई मतलब कोई टाइप का रूल पास हुआ, कोई टाइप का रूल पास हुआ, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, वो हमारे काम को, हमारी निजी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन देता है कि नहीं, ऐसा कोई भी लॉ नहीं पास होगा या ऐसा कोई भी डबल जियोपार्डी नहीं होगा कि इसके लिए अलग उसके लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सब के रिलेटेड जो प्रोटेक्शन देता है वो आर्टिकल 20 देता है। ठीक है, अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 भी यही एक बात कर रहा है, इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 भी सेम बताता है। क्या सेम बताता है? ये आर्टिकल 22 सेम करता है कि भाई कोई भी हमको अरेस्ट और डिटेंशन नहीं कर सकता, डिटेंशन नहीं कर सकता। ये क्या है? इन सब चीज़ से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब किसी को भी कुछ बिना कोई सबूत के, बिना कुछ ऐसे नियम कानून के कोई भी आके हमको अरेस्ट या डिटेंशन पे नहीं डाल सकता। उसके लिए कुछ नियम कायदे बने, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो 19 से 22 तक इतना था राइट टू फ्रीडम के बारे में। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या है? राइट
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। ये कहाँ से कहाँ तक, 23 से लेकर 24, मतलब 2 ही आर्टिकल्स के अंदर है। एक 23 क्या कहता है, 23 कहता है कि भाई हम कोई ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब लोगों को बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर दूसरे देश में, या कोई फोर्स्ड लेबर करता है, ज़बरदस्ती कोई काम करवाता है, ये सब नहीं होगा। इससे हम आर्टिकल 23 बचा रहा होता है। तो फिर 24 क्या करता है, 24 कर रहा है सिंपल सा कि अगर कहीं कोई चाइल्ड लेबर हो, चाइल्ड लेबर हाँ बच्चों से काम करवा रहा हो, या कोई मतलब इन्हीं चाइल्ड हैजार्डस एम्प्लॉय मतलब कि खतरे वाली जगह हो, वहाँ पे वो काम कर रहा हो, तो भाई इन सब से क्या करता है, आर्टिकल 24 बचाता है। और इसका एज कितना है, 14 ईयर से कम का बच्चा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। अब आता है नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट का कौन सा, हाँ नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा, नहीं भाई ऐसे फ्रीडम के रिलेटेड नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसके अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल है। तो 25 वाला आर्टिकल क्या कहता है, 25 वाला आर्टिकल सिंपल से बोलता है कि भाई हम किस रिलीजन की प्रैक्टिस करेंगे, किस रिलीजन की प्रैक्टिस करेंगे, किस रिलीजन के रिलेटेड हम अपनी भावना रखेंगे, इसके लिए हमारे पास टोटली फ्रीडम है। ठीक है, ये कोई और नहीं बताएगा आके। ठीक है, दूसरा 25, फिर 26 आता है। 26 भी भाई मतलब कि इसी के रिलेटेड होगा। दूसरा है कि भाई हमारा कोई रिलीजियस अफेयर है ना, रिलीजियस अफेयर मतलब मुझे कैसे पूजा करना है, कैसे क्या करना है, कहाँ जागरण करना है, कैसे नवरात्रि मनानी है, ये सब मैं खुद डिसाइड करूँगा, इस पर कोई बताने के लिए मुझे नहीं आएगा। दूसरा, अगर मेरे पास कोई रिलीजन, मैं कोई पर्टिकुलर रिलीजन को मानता हूँ तो उस पर कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट उसको उस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं दे सकती। ठीक है, ओके। 28 क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे कोई भी रिलीजियस है, रिलीजियस ये मान सकते हो इंस्ट्रक्शन मानो, हाँ इंस्ट्रक्शंस, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई भी स्टेट मतलब गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडी या फिर जो भी हमने ऊपर पढ़ा स्टेट, ये सब इसको फंड नहीं कर सकते, इस एज अ फंड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को न्यूट्रल रहना है, तो वो कोई भी रिलीजियस को ऐसे फंड नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को मैं प्रमोट करूँगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो 25 से 28 तक हो गया। अब चलते हैं 29 से 30। तो ये कौन सा है भाई, इसमें सिंपल सा है कल्चरल, कि हमारा कल्चरल और हमारा जो ये क्या कहते हैं एजुकेशनल राइट है ना, ये है क्या, कल्चरल और हमारा जो एजुकेशनल राइट है ये है क्या। तो आर्टिकल 29 कहता है सिंपल सा कि जितने भी माइनॉरिटी कल्चर्स है ना, मतलब जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं, बहुत कम रह गए हैं, या फिर कोई लिंग्विस्टिक राइट है, मतलब वो भी माइनॉरिटी में आ गए, मतलब जिसको कोई जानता नहीं है, किसी के अपना खुद का एक लैंग्वेज है, तो भाई इसको प्रोटेक्ट करना है। इसे प्रोटेक्ट, ये ना है कि कहीं कोई कम क्या कहते हैं थोड़े से में राज्य में सिर्फ 2% भाषा में यही भाषा बोली जाती है, तो भाई इस भाषा का कोई लेन देन नहीं रहेगा, इसको टीम इसको अब ये लोग भी ये पर्टिकुलर भाषा बोलेंगे, ऐसा कोई नहीं है। कोई हमारे स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी लोग आ गए, जिसके अंदर जितने भी कल्चर आ गए, जिसके अंदर जितनी भी भाषाएं आ गई, उन सबको प्रोटेक्ट करने का हक है। ये है 29। 30 में माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब कि माइनॉरिटीज होती हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से सब पढ़ रहे हैं उस तरीके से ना पढ़े, हम अपना खुद का एक एजुकेशनल सिस्टम बनाए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम बनाए, यही एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो करेंगे। तो भाई ठीक है, उनके पास, हर माइनॉरिटीज़ के पास क्या है, राइट्स हैं, हर माइनॉरिटीज़ के पास राइट्स हैं कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 तक ये था। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट में था कि इतना सब कुछ बता दे तो कुछ रेमेडीज़ तो होना चाहिए ना, कि कैसे मान लो कि ये सब सही है या सही नहीं है। तो 30, जस्ट अ सेकेंड, तो एक आर्टिकल 32 आता है, जस्ट अ सेकेंड, एक आर्टिकल 32 आता है, वो उसमें क्या है कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल, जितने भी हमने ऊपर फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, अगर कोई उसको वायलेट करता है, मतलब कोई उसको तोड़ता है या कोई रोकता है या उसको पालन नहीं करता, तो हम डायरेक्ट कोई हाई कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और हेबियस कॉर्पस कुछ, हाँ हेबियस कॉर्पस होता है या एक मैंडेमस होता है, ये हम फाइल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा हाँ, आर्टिकल 33 भी है ना, आर्टिकल 33 ये ओमिटेड आर्टिकल्स हैं। ओमिटेड आर्टिकल्स मतलब कि इनसे जो वंचित रखा गया था। आर्टिकल 33 कहता है कि ये सब जो फंडामेंटल राइट्स हैं,
ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए रेस्ट्रिक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस पुलिस के लिए ये सब नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है तब भी ये सब नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि अगर पार्लियामेंट के पास पावर है कि लॉ बना सके, ताकि किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए वो लॉ बना सके। तो यही था आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इन शॉर्ट में बताया हूँ आपको। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, हमें ना सिंपल से सिर्फ टर्म्स जानने हैं, इसको हम बार बार पढ़ेंगे तभी जाके क्लियर हो जाएगा। जिसको पैसे नहीं खर्च करने वो इस वीडियो को बार बार देखे। देखो, कहीं ना कहीं तो हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो टाइम करो या मनी करो। यहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, तो इसको एक बार करो आप खुद से, अपने एक बार नोट्स पे लिखो, इसी तरह लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आर्टिकल 33 क्या कहता है। आर्टिकल 33 कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है ना रेस्ट्रिक्शन दे दिया है किस पे, कि भाई आर्म्ड फोर्सेस पे, जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं और क्या कहते हैं, और जो पुलिस होते हैं ना, इन लोगों पे लागू नहीं होगा। ऐसे खुद से लिखो तो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले में। थैंक यू।